गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रेविटेशन का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर 7 क्लास 11th का है और इससे लगभग एग्जाम में 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू a small bodies only, planets only, both small and big bodies, only valid for solar system। तो सभी के लिए लागू होता है ना। जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ, इसका नाम ही है यूनिवर्सल लॉ, ठीक है ना, तो सभी के लिए लागू होता है, स्मॉल बॉडी, बिग बॉडी, है ना, सबके लिए। फॉर ए पार्टिकल इनसाइड ए स्फेरिकल सेल, जैसे कोई पार्टिकल है वो स्फेरिकल सेल के अंदर है, खोखला गोला के अंदर है, खोखला गोला है, इसके अंदर कोई पार्टिकल है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, इस पर जीरो फोर्स लगता है, ठीक है ना। इसके सेंटर पर ये मास है और ये स्फेरिकल सेल है, खोखला गोला है, तो इस पर जो है सो जीरो फोर्स इस पर लगेगा, ठीक है ना। हम लोग ये पढ़ते हैं चैप्टर में। और जीरो लगने का क्या कारण हो सकता है, हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो स्फेरिकल सेल है बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है ना, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो ये पार्टिकल मान लो इसको इधर खींचता है, तो ये पार्टिकल इधर खींच लिया, फोर्स कैंसिल हो जाएगा। यदि ये पार्टिकल इधर खींचता है, जिसके अपोजिट में एक पार्टिकल है यहाँ पर, वो भी खींचेगा। इस तरह से नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। याद रखिए कि स्फेरिकल सेल के अंदर कोई भी पार्टिकल होगा, कोई भी मास होगा, उस पर फोर्स जीरो लगता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वेरीज विथ, कैपिटल जी का वैल्यू कैसे वेरी करता है, किस तरह से। कैपिटल जी का वैल्यू वेरी ही नहीं करता है ना। हम लोग देखते हैं आगे ऑप्शन इसका। कैपिटल जी का वैल्यू वेरी करता है क्या, स्मॉल जी का वैल्यू वेरी करता है, कैपिटल जी का वैल्यू वेरी नहीं करता है ना। कहता है कि हाइट एबव द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो कैपिटल जी चेंज करेगा नहीं। डेप्थ बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड से नीचे जाएंगे तो कैपिटल जी चेंज करेगा, ऐसा भी नहीं है, स्मॉल जी चेंज करता है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द प्लैनेट नहीं, ये सब पर भी डिपेंड नहीं करता है। नन ऑफ दिस, क्या होगा इसका, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ डिस्क्राइब्स द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। कौन सा लॉ है जो ये डिस्क्राइब करता है कि प्लैनेट्स का ऑर्बिट सन के चारों तरफ किस प्रकार से होगा, है ना। सन के चारों तरफ प्लैनेट्स किस प्रकार से चलेंगे, इसके बारे में निर्धारण कौन करता है, कौन करता है, केपलर्स लॉ। कौन करता है, केपलर्स लॉ, ठीक है ना। केपलर के कितने नियम है, केपलर के 3 नियम है, ठीक। डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, किसका डायमेंशनल फार्मूला, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो देखो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखो, E बराबर फोर्स बाय मास। फोर्स बाय मास को एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा, एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2, ये हो जाएगा LT-2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन लिस्ट। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का जो फोर्स है सबसे कम कहाँ होता है, एट द इक्वेटर, एट द पोल, एट ए पॉइंट, इक्वेटर एंड पोल, नन ऑफ दिस, एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर सबसे कम होता है। पढ़े थे हम लोग ना कि इक्वेटर पर जी का मान सबसे कम होता है, तो फोर्स भी सबसे कम, और सबसे ज्यादा पोल पर। द सैटेलाइट हैविंग द सेम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एज दैट ऑफ द अर्थ, एक ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड सेम है जो अर्थ का है, अर्थ का 24 आवर्स है अपने एक्सिस के अबाउट, तो वही टाइम पीरियड उस सैटेलाइट का भी होता है। तो उस सैटेलाइट को हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बोलते हैं इसको, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसको बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह, है ना। और इसका ऊंचाई कितना होता है 36,500 किलोमीटर होता है अर्थ के सतह से, है ना। 36,000 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 36,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ 11 देखो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज एफ। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? एफ। इफ मासेज ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर हाफ्ड, मास को हाफ कर देते हैं विदाउट अल्टरिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस को बिना कुछ किए, ठीक है, बिना कुछ किए मास को हाफ कर देते हैं, दोनों मास को, ठीक है ना। फोर्स क्या होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, मास को यहाँ भी हाफ कर देंगे, यहाँ भी हाफ कर देंगे, तो 1/2 तो नीचे 4 आ जाएगा, तो F/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F/4। कोई दिक्कत? द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास, तो दोनों का रेशियो सेम होता है, दोनों बराबर आ जाता है ना, तो क्या होता है? दोनों सेम, तो क्या हो जाएगा इसका? 1। व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? व्हेन द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल किया, ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगा, है ना। फोर्स इज डबल, आप दोनों को डबल कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा फोर्स। द टर्म एस्केप वेलोसिटी इज मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू, एस्केप वेलोसिटी क्या चीज के लिए होता है? जिससे कि वो अर्थ के सतह से बाहर निकल जाए, है ना। फॉल बैक टू अर्थ सरफेस, इंटर स्टेबल, एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर चल जाए, और मूव इनटू स्पेस, और स्पेस में वो मूव करेगा, ठीक है ना। चलिए चैप्टर ये हो गया पेज। इसमें 70 क्वेश्चन है लगभग, है ना। चैप्टर भी बड़ा चैप्टर है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पढ़िए। टू स्फेयर्स ऑफ मासेज स्मॉल एन कैपिटल एम आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज एम। बोलता कि एक स्फेयर है, दो मास है, इसके बीच का दूरी कुछ अपना है, एयर में है, इसके बीच एफ फोर्स लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा होगा। स्पेस अराउंड द मासेज इज नाउ फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। बोला इसके बीच में हम लिक्विड भर दिए, ठीक है ना। तो लिक्विड के भरने से ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जितना फोर्स पहले लग रहा है उतना ही फोर्स लगेगा, चाहे कोई भी लिक्विड भर दे। तो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स विल नाउ भी कितना हो जाएगा? एफ हो जाएगा, जितना पहले था उतना भी होगा, है ना। Who among the following gave first the experimental value of कैपिटल जी? कैपिटल जी का एक्सपेरिमेंट वैल्यू सबसे पहले कौन दिया? कैवेंडिश दिया। कौन दिया? कैवेंडिश। ग्रेविटेशन का खोज किया था न्यूटन, लेकिन कैपिटल जी का मान कौन दिया? कैवेंडिश दिया। What is the ratio of gravitational force of attraction between two bodies kept in air at the same distance apart? वही तो फिर बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा। हम पहले हवा में रखते हैं, फिर हम पानी में रख देते हैं, कुछ नहीं, रेशियो 1:1 होगा, है ना। क्या होगा? रेशियो 1:1, कोई चेंज नहीं होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर? 1 किलोग्राम चीनी खरीदना कहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहाँ प्रॉफिटेबल है ना, लाभदायक कहाँ रहेगा? पोल पर, है ना, क्योंकि पोल पर जी का मान ज़्यादा होता है, पोल पर लाभदायक। अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल। बोलता है कि अर्थ जो है ना, पोल के पास क्या है? जैसे अर्थ है ना, पोल के पास चिपटा हुआ है। बल्ज एट द इक्वेटर, और पोल के पास चिपटा हुआ है, यहाँ पर ऐसे फैला हुआ है ना, इक्वेटर ये ना हुआ फैला हुआ है। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर के पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है m⍵²r। तो यहाँ पर रेडियस क्या है ना, ज़्यादा है, ठीक। ओमेगा हर बिंदु के लिए सेम है, ओमेगा सबके लिए सेम है, लेकिन रेडियस क्या है यहाँ का? ज़्यादा है इक्वेटर का, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर के पास फैल जाता है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर एट इक्वेटर देन द पोल, ठीक है ना। नंबर क्वेश्चन।
कहता है इन सम रीजन ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दिस रीजन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? तो देखो एक फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो यदि ये मेरा कांस्टेंट रहेगा ना, ये डिफरेंशिएशन है ये ना, कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा। ये जीरो कब होगा? जब ये मेरा भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ई को जीरो करना बोल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? जीरो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? मस्ट बी कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है ना। एट सी लेवल ए बॉडी विल हैव मिनिमम वेट। मिनिमम वेट कहाँ पर होगा? इक्वेटर पर होगा, है ना। मिनिमम वेट कहाँ होगा? इक्वेटर पर। एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ फॉर सेम चेंज इन जी? हम लोग जानते हैं कि जी का मान ऊपर जाने से भी घटता है और अर्थ के सतह से नीचे जाने पर भी घटता है, तो दोनों में घटने का दर अलग अलग है ना। तो क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन होगा डी बराबर 2h, डी बराबर 2h, क्योंकि ऊपर जाने पर जो है ना, ऊपर जाने पर जी का मान जो है ज़्यादा घटता है नीचे जाने। देखो फॉर्मूला एक होता है जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h बाई आर होता है, ये ऊपर जाने वाला, और नीचे जाने वाला था जी 1 माइनस डी बाई आर। तो वही पूछा रिलेशन क्या होगा, तो डी बराबर 2h होगी, है ना। ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, नीचे जाने पर जी का मान घटता है। तो जी का मान सबसे ज्यादा कहां पर है? जी का मान सबसे ज्यादा अर्थ के सरफेस पर है ना। और अर्थ के सेंटर पर जी का मान जीरो होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है 22 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा जूम हो गया। ठीक है ना। कहता है इन प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन में हम लोग पढ़े थे प्लैनेटरी मोशन केपलर का, है ना, उसमें 3 नियम पढ़े थे। तो उसमें एक सेकेंड लॉ था, उसमें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट। कौन से लॉ में आता है? सेकेंड लॉ में, पूछा भी जाता है। सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं ना। फिर देखो केपलर सेकेंड लॉ रिगार्डिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ये पढ़ते हैं हम लोग। तो ये किसके कंजर्वेशन पर है? तो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। 24 नंबर। इन प्लैनेटरी मोशन द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लीड्स टू द लॉ ऑफ, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन किस में होता है? सेकेंड लॉ में। लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया। ये ऐसा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज अट्रैक्टिव एट लार्ज डिस्टेंस ओनली, अट्रैक्टिव एट स्मॉल डिस्टेंस ओनली। हमेशा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस, रिपल्सिव कभी नहीं होता है ना। एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ कहता है कि जी पर डिपेंड करता है, जी का कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। एवरेज डेंसिटी जो होता है तो किसके प्रोपोर्शनल होता है? जी के। क्योंकि देखो जी बराबर क्या होता है? GM बाय आर होता है, नहीं तो यहाँ से तुम जी बराबर लिखो ना ऐसे, जी बाय कैपिटल आर। और मास है ना, पृथ्वी का मास है, मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी। तो वॉल्यूम को लिखो 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी को लिखो रो। तो देखो ना रो प्रोपोर्शनल है किसका? जी का, ठीक है ना। 29 द एस्केप वेलोसिटी फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2। हम लोग जानते हैं एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कहता है इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री, 45 से हम फेंकेंगे तब भी वही रहेगा, ठीक है ना। हम लोग इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं जब, वहाँ ये पता चलता है एंगल से कोई मतलब नहीं रहता है। तो कितना होगा?
2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और चंद्रमा पर इसके वेलोसिटी कम रहता है, कितना कम रहता है, तो जितना पृथ्वी का है ना उसका 5वां हिस्सा होगा, 11.2/5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? अर्थ के सरफेस पर जी का मान कितना होता है, यही तो होता है 9.8, है ना। कितना होता है 9.8, कोई दिक्कत। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, कॉन्टैक्ट तो नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो नहीं है ना, नॉन ऑफ लॉन्ग रेंज फोर्स। कैसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज, ठीक है, ज़्यादा दूर तक ये काम करेगा। हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला दिया कौन दिया, आइंस्टीन, न्यूटन। न्यूटन कौन दिया, न्यूटन। ठीक है, तो इस चैप्टर में कैलकुलेशन कम ही दिया है, ये तो हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आधा घंटा पढ़ा दिए, पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है ना, बड़ा दिक्कत हो जाता है। देखो 31 नंबर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल, डिस्टेंस को क्या करते हैं, डबल, तो हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज? तो डिस्टेंस को डबल जब करेंगे तो फोर्स क्या होगा, 4 गुना घट जाएगा, ये ना फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ डबल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इट बिकम्स 1/4, क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 1/4। इफ v1 and v रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, पढ़े थे ना ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी, तो बोलता है कि क्या रिलेशन उसके बीच, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला एक पढ़े थे हम लोग √gr, है ना, और इसके वेलोसिटी का था √2gr, इस टाइप का फॉर्मूला। ऐसे तो 2gr या स्पेशल फार्मूला होता है, वैसे सेटेलाइट के लिए जो है ना नज़दीक है अर्थ के सतह, ये वाला भी वो है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी वैसे सेटेलाइट के लिए जो नज़दीक है, ठीक। लेकिन यहाँ वो चलता है, पॉपुलर क्वेश्चन है, तो बोला कि दोनों बीच क्या रिलेशन है, तो डिवाइड करके देखो ना, VE/VO करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, √2 आएगा, है ना। तो अब देखो कौन सा सही होगा सर, VE बराबर V0, ये सही हो जाएगा, है ना, VE बराबर V0 √2, ठीक है। द स्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास, कहता है कि स्केप स्पीड जो है बॉडी का क्या उसके मास पर डिपेंड करता है, नहीं, मास पर डिपेंड नहीं करता है स्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वो स्केप वेलोसिटी का हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं ना, स्केप वेलोसिटी ऐसे 2gr लिखते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं, एक और फार्मूला होता है ना 2gm/r, ऐसे करके फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये कैपिटल M है, किसका मास है, अर्थ का मास है ना, बॉडी के मास से कोई मतलब नहीं, मतलब M का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, M का पावर 0। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ? अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन स्टेट्स दैट प्लैनेट मूव इन, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि प्लैनेट कहाँ चलता है, इलिप्टिकल पाथ में चलता है, कहाँ चलता है, इलिप्टिकल पाथ। लिखा हुआ है इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलता है। इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इस तरह से होता है, कहता है सन कहाँ लोकेटेड होता है, सन सेंटर पर नहीं होता, सन एक फोकस पर रहेगा, एट द सेंटर एट वन ऑफ द फोकाई, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली, वेट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का मून पर वो 1/6 होता है पृथ्वी का, है ना, 1/6, ठीक है। और इसके वेलोसिटी याद रखना कि 1/5 होता है, ठीक है, तो 1/6 क्या होगा ये, ठीक है।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट, कोई भी एनर्जी का यूनिट जूल होता है, ठीक है ना, कोई भी एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। लेकिन सरफेस एनर्जी का जूल नहीं होता है, सरफेस एनर्जी का होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, जो सरफेस टेंशन में पढ़ते हैं। Which of the following best describes the gravitational force between two object distance r? बोला कि बताइए कौन सा सही है इसमें? कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, गलत हो गया, नहीं, स्मॉल आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये भी गलत है, आर स्क्वायर का इनवर्सली होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर, हाँ ये सही है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 का प्रोडक्ट, यही सही है ना। अच्छा ये नहीं था ना, ये नहीं था, यहाँ तक तो हो गया ना। थोड़ा धुंधला हो जा रहा है, ब्लर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा क्वेश्चन JCRT का जो क्वेश्चन है वही है। क्या दिख जा रहा है? ठीक तो दिख जा रहा है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर, उसको क्या बोलते हैं? उसको वेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? वेट। Who proposed the three laws of planetary motion? कौन प्रपोज किया? ये केपलर, जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर जो है बहुत ही कमजोर थे, ठीक है, हर तरह से, चाहे पारिवारिक उनका इतिहास रहा हो या फाइनेंशियल कंडीशन। जोहान्स केपलर के जो पिताजी थे वो एक्सपायर कर गए थे, माँ जो थी वो विक्षिप्त थी, ठीक है, थोड़ा पागल टाइप की थी, और परिवार में पैसे की बहुत कमी थी, और बचपन में ही इनको कई तरह की बीमारी हो गई, चेचक हो गया था, और फिर जो है सो ये पोलियो हो गया था, है ना, कई तरह की बीमारी हो गई उनके। उसके बावजूद भी जो है ये बहुत संघर्ष किए और एक साइंटिस्ट बने, और वो जो लॉ दिए आज से लगभग 400 साल पहले, वो लॉ हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, है ना, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट ए पॉइंट इन स्पेस, स्पेस अवे फ्रॉम मासिव ऑब्जेक्ट। स्पेस यदि हम चले जाएं तो वहाँ जी का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा? जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो नेचुरल सैटेलाइट इनमें से कौन सा? मून है। कौन है नेचुरल सैटेलाइट? इसमें से कौन है? मून है। In an elliptical planetary orbit, the point farthest from the sun, सन से जो दूर होता है ना पॉइंट, जैसे मान लो इलिप्स में कोई चल रहा है प्लैनेट, यहाँ पर सन है, यहाँ पर मान लो सन, और ये जो दूर पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग अपहीलियन, ठीक है, और जो नज़दीक में जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे पेरीहीलियन। ठीक, यहीं से देख लेते हैं। What is the force of gravity experienced by an object of mass 10 kg on the surface of the earth? कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी F बराबर mg, लगभग में पूछा है तो m है 10 kg और g का मान 10, 10 गुना 10 100, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? 98 है क्या? यदि 98 होगा तो ये भी सही हो जाएगा। 48 में क्या लिखा हुआ है? 98 न्यूटन है ना,
तो 98 ही सही करना है, ठीक है। क्योंकि 9.8 हो गया जी का मान, अब 10 हो गया तो 98 हो जाएगा, ठीक है। यदि 98 नहीं रहता, 100 रहता तो 100 सही हो जाता, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पर होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो स्पेस में होगा, पृथ्वी से बहुत दूर पर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला था Gmm/r, ठीक है। स्मॉल आर इन्फिनिटी होगा तो फिर एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग देखते हैं, कहता है कि जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होता है, तो मैक्सिमम एट द पोल्स, कहाँ होता है मैक्सिमम, पोल पर सबसे ज़्यादा होता है जी का मान, ठीक है ना। फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, पोटेंशियल का भी फॉर्मूला पढ़े थे। देखो पोटेंशियल का ये हो जाएगा, काइनेटिक का होता है हाफ mv/o का स्क्वायर, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है, Gm/r का रूट का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा Gmm/2r, ठीक है। वो प्लस में, ये माइनस में, यहाँ माइनस प्लस नहीं दिया है, उसको देना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना चाहते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी बटे पोटेंशियल। तो देखो ना Gmm/2r, और इसको डिवाइड करेंगे तो r ऊपर चला जाएगा और Gmm हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कट गया दोनों, r भी कट गया, तो 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। ठीक है, ये सब तो हो गया था। Which of the following factors affect the gravitational force between two objects, दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कौन इफेक्ट करेगा, वही मास और डिस्टेंस, है ना, मास और डिस्टेंस, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है F = Gm1m2/r², तो मास और डिस्टेंस मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज में से वेक्टर कौन है, मास वेक्टर नहीं है, एनर्जी वेक्टर नहीं है, फोर्स वेक्टर है, क्या वेक्टर है, फोर्स, ये है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो वेक्टर नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। केपलर थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड। और लॉ ऑफ ऑर्बिट किसको बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को, और लॉ ऑफ एरिया किसको बोलते हैं, सेकेंड लॉ को, ठीक है। केपलर का सेकेंड लॉ किस पर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से पोल की जाएंगे तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है, ठीक है ना, इंक्रीज, क्या होता है, इंक्रीज। व्हेन डज द ऑब्जेक्ट इन सैटेलाइट स्केप्स टू इन्फिनिटी, बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट है सैटेलाइट में, वो इन्फिनिटी के तरफ स्केप कर जाएगा, कब, जब उसका एनर्जी नेगेटिव नहीं रहेगा, एनर्जी जीरो हो जाएगा, है ना, या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो व्हेन द टोटल एनर्जी पॉजिटिव, व्हेन द टोटल एनर्जी जीरो, ये वाला बोथ, है ना। एनर्जी जब तक नेगेटिव है तब तक क्या है ना कि वो अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। इसको देखो, अच्छा लास्ट आगे हम लोग पहले देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज ए पर्सन फील्स वेटलेस, कब जो से वेटलेस फील करेगा, भारहीनता, तो जब वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर रहेगा, पर्सन सिटिंग इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर रहेगा, ठीक है ना। यदि वो मून पर रहेगा तो वेटलेसनेस नहीं होगा, वहाँ जी का मान कम होगा लेकिन जी जीरो नहीं होगा। तो जी जीरो कहाँ होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर, या फिर ग्रेविटी, या फिर अर्थ के सेंटर पर। तो इसका क्या होगा क्या होगा इसका, ये पर्सन सिटिंग इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कोई पर्सन आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बैठा हुआ है तो उसका मास जीरो होगा, वेट जीरो होगा, क्या जीरो होगा उसका, वेट, क्योंकि वहाँ पर जी का मान जीरो हो जाता है, इसलिए वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
स्केप स्पीड ऑन द मून इज, मून पर जो स्केप स्पीड है वो 5 टाइम्स स्मॉलर होता है। अर्थ का जितना है ना, अर्थ का कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उसका 5 टाइम्स कम होता है। और जी का मान 6 टाइम कम होता है, 6 टाइम्स कम होता है। द ऑर्बिट ट्रेस्ड बाय प्लैनेट अराउंड ए स्टार, स्टार के चारों तरफ जो प्लैनेट घूमता है वो किस ऑर्बिट में चलता है? इलिप्स में चलता है। इसमें चलता है, इलिप्स में चलता है। द escape velocity in object projected from the surface of a given planet is independent of, escape velocity किससे इंडिपेंडेंट होता है? ठीक है ना। escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों फॉर्मूला याद रखो। escape velocity का फॉर्मूला होता है 2gm/r, यहाँ m प्लैनेट का मास है और r जो है प्लैनेट का रेडियस है। यहाँ जिसको फेंका जा रहा है उसका मास नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट रहता है। रेडियस ऑफ प्लैनेट इस पर तो डिपेंड करता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये अभी तक तो ये लग रहा है ना बी नंबर। और क्या हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना कि जो ज़्यादा सही होता है वो आंसर होता है। तो इसका सी में है द मास ऑफ द प्लैनेट, तो इस पर तो डिपेंड करता है ना, मास पर तो डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो वही आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। मास ऑफ द प्लैनेट इस पर डिपेंड करता है, नन ऑफ दीज, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। द पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट नियर ए प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कहता है कि जो टाइम पीरियड होता है सैटेलाइट का जो प्लैनेट के नज़दीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है, वो किससे जो है सो पीरियड जो है सो इंडिपेंडेंट होता है ना, प्लैनेट के मास से, रेडियस प्लैनेट के मास ऑफ द सैटेलाइट से इंडिपेंडेंट होता है। किसे कैसे देखो हम लोग पढ़े थे ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता था? gm/r होता था। इसी को सॉल्व करके हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, नज़दीक वाला सेटेलाइट के लिए, और दूर वाला सेटेलाइट है तो यहाँ r+h हो जाता है। तो देखो मास पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, सेटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये आंसर होगा है। ये सेटेलाइट का मास नहीं, ये तुम्हारा प्लैनेट का मास है, जिसके चारों तरफ सेटेलाइट क्या कर रहा है? घूम रहा है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इनसाइड ए सेटेलाइट, देखो सेटेलाइट के अंदर किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता क्या था चैप्टर 13 में? ये होता था। तो सेटेलाइट के अंदर जी 0 हो जाएगा, तो 0 से डिवाइड होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज हाफ, डिस्टेंस जो है अर्थ का हाफ कर दिया जाता है। कहाँ से हाफ? सन से। तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तो एक साल में कितना दिन होगा? तो देखो एक साल में ऐसे होता है 365 दिन। ठीक है ना। जो टाइम पीरियड है 365 दिन, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला होता है ना t² = kaq, ये केपलर का थर्ड लॉ। तो यहाँ पर टाइम पीरियड अभी 365 और ए मेरा जो है ए डिस्टेंस वो लगभग कितना है? 1.5 × 10⁻11 है। और अब 1.5 × 10⁻11 मीटर्स का आधा कर देंगे तो ये टाइम पीरियड 365 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। तो कैलकुलेशन इसका करना पड़ेगा। इसको याद रखो ना, 129 दिन हो जाता है। ठीक है ना। जैसे इसको T1 बोलो, इसको A1 बोलो, और इसको T2 बोलो और A2 बोलो, इसको डिवाइड करो तो T1/T2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर A1/A2 का होल क्यूब, है ना। तो T1/T2 बराबर A1/A2 का पावर 3/2, है ना। तो देखो T1 तुम्हारा 365 दिन है, T2 फाइंड करना है। A1 और A2 कैसे लिखेंगे? A1 को A1 रहने दो, A1 शुरू का दूरी है, और A2 क्या करेंगे? A1/2 आधा कर दिया। A2 को क्या कर दिए? आधा कर दिया। किसका आधा? A1 का आधा। A1 कट गया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का पावर 3/2, है ना। T1 कितना है? 365। क्या निकालना है? T2 तो T2 निकल जाएगा यहाँ से। ये 2 का पावर 3/2 जो है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसको 2√2 लिख देंगे। कैसे? 2 का पावर 1 और 2 का पावर हाफ, 2 का पावर हाफ का मतलब √2,
तो 2√2, इसको 2√2 लिख देंगे तो T2 यहाँ चल जाएगा, 2√2 से भागा हो जाएगा, तो 129 डे आता है, देख सकते हो करके, है ना। तो ये इसका तरीका है बनाने का, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज गिवन बाय दिस, यही ना होता है। तो यहाँ पर जी को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सब बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, देखो शुरू से देखो ना तो छूट जाता है क्वेश्चन। देखो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2, सी नंबर हो जाएगा। नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला है, तो हम लोग पढ़े थे ना, स्मॉल जी बराबर gm/r², शुरू में ही पढ़े थे, gm/r², ये वाला होगा। escape velocity of an object from the earth 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। escape velocity of an object, देखो कैसे बनेगा ये, कहता है कि escape velocity अर्थ के लिए इतना है, तो escape velocity कितना होता है, फॉर्मूला बताओ इसका, 2gm/ve ना, ये फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू 11.2 है, ठीक है ना, अर्थ के लिए। अब ये दूसरा कोई प्लेनेट है, वी डैश कर दो ना, 2 तो नहीं बदलेगा, जी भी नहीं बदलेगा, मास लेकिन बदल जा रहा है। मास कितना हो जा रहा है, 1000 टाइम्स हो जा रहा है पृथ्वी का जितना, यहाँ लिख दो 1000 m, ठीक है। और रेडियस 10 गुना हो जा रहा है, 10 r, ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक्स्ट्रा यहाँ 100 आ गया, इसकी तुलना में 100 आ गया एक्स्ट्रा, 100 का मतलब 10, रूट ले लेंगे 10, मतलब ये 11.2 है, उसका 10 गुना, तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा ना, 11.2 है 112, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कमेंट करके बताना, तो लोग समझ में नहीं आ रहा फिर उसको बता देंगे, ठीक है ना, इजी तो है। इसमें जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लेना, अभी वीडियो आते रहेंगे 11th क्लास का, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को दबा देना है, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहे, है ना। और कमेंट भी करना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। कौन सा क्वेश्चन है ये, द रिलेशन बिटवीन रेडियस r एंड ऑर्बिट एंड टाइम पीरियड, क्या रिलेशन होता है इसके बीच, तो केपलर का थर्ड लॉ नहीं होता, केपलर का थर्ड लॉ क्या होता है, t² बराबर क्या होता है, t² बराबर KRQ या KAQ, कुछ भी, तो देखो ना ये हो जाएगा ये, ठीक है। 67, ये सेटेलाइट है, काइनेटिक एनर्जी K, काइनेटिक एनर्जी K है, पोटेंशियल V है, U नहीं V लिखा है, कोई बात नहीं, टोटल एनर्जी E है, तो कौन सा रिलेशन इनमें चारों में सही है, अभी निकाले थे ना ये सब, चलो फिर से निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी V से दिखाओ, ये होता है gmm/r, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², तो हाफ m, अब v कितना था, √gm/r, तो gm/r, ये था। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी को E से दिखाओ, इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो ये -1 है, ये हाफ है, तो इतना आ जाएगा जोड़ के, देखो ना जोड़ के तुम लोग देखो, है ना, इतना आ जाएगा, ठीक है एनर्जी। अब बोले कौन सा रिलेशन सही है, तो बोलता है कि देखो काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनली कितना आ रहा है, gmm/2r, ये ना आ रहा है, तो बोलता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जितना है ना उसका बटा 2 है, ठीक बोल रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इतना है, पोटेंशियल में तुम 2 से भागा दो और माइनस लगाओ, पोटेंशियल ये है, इसमें 2 से भागा दे के माइनस लगाओ, सही तो हो जा रहा है ये, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी v/2 है, ये देखो ये और ये में अंतर, ये माइनस का है, माइनस तो होना ही चाहिए, ये एनर्जी बराबर k/2, देखो ये एनर्जी जो है वो k/2 है, नहीं ये तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में, ये माइनस में, तो ये हो ही नहीं सकता, एनर्जी बराबर -k/2, देखो एनर्जी जो है
के का आधा है, तो के का आधा कर देंगे, के में बटा 2 है, इसका आधा करेंगे बटा 4 हो जाएगा। अब बटा 4 नहीं होता एनर्जी में, तो यही सही है, ठीक है ना। लिख लो, नोट करो, सब सारा कुछ है नोट्स में, सब कुछ है, केवल जो है ना ध्यान से पढ़ने का जरूरत है। टू बॉडीज ऑफ मासेज m1 m and 4 are placed at a distance r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द लाइन। देखो इसका क्वेश्चन का क्या करना है कि दो मास है m और 4m, ठीक है, ये r दूरी पर है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोला कि हमको चाहिए एक ऐसे जगह पर चाहिए जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, इसके बीच में कहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, तो उस जगह पर पोटेंशियल चाहिए, ठीक है ना। तो देखो कहाँ जीरो होगा ये हम थोड़ा पता करना चाहते हैं ना। तो मान लो ये पॉइंट P है यहाँ, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण और इसके कारण यहाँ निकालना है, तो इसके कारण इधर होगा मास खींचेगा और ये मास उधर खींचेगा, मान लो इसके कारण E1 है, उसके कारण E2 है, तो E का फॉर्मूला GM/r स्क्वायर होता है, तो GM बटे G स्मॉल m बटे, यहाँ पर जीरो कब होगा जब E1 E2 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर स्मॉल m है तो लिखेंगे G स्मॉल m बाय ये दूरी मान लो कि x है, तो हो जाएगा GM/x स्क्वायर। अब फिर लिखेंगे G कैपिटल M नहीं 4m है ना, तो क्या लिखेंगे 4m, क्या लिखेंगे 4m नहीं 4m, अब बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इससे मेरा x निकलेगा, समझे ना, इससे क्या निकलेगा x। E1 और E2, E1 इधर क्यों हुआ, मास अट्रैक्ट कर रहा है, E2 उधर क्यों हुआ, ये मास अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों बराबर क्यों किए, बराबर इसलिए किए क्योंकि बोला है कि इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है जीरो है, तो जीरो कब होगा जब ये वेक्टर दोनों बराबर होगा, ठीक है। r माइनस एक्स को यहाँ लिख दो, यहाँ ले जाओ और एक बार होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर नहीं हो जाएगा, ऐसे ये यहाँ चल जाएगा, होल स्क्वायर एक बार करके चल कर, अब ये होल स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा r माइनस एक्स बाय एक्स बराबर 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ से r माइनस एक्स बराबर 2x, तो 3x बराबर r, तो x बराबर r बटे 3, तो x कितना आया r बटे 3 आया। क्या खास बात है x में, तो x में खास बात है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, तो यहाँ पर तुमको पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो होता है, दो पोटेंशियल होगा, एक m मास का एक होगा 4m मास का, तो V1 प्लस V2। पोटेंशियल का फॉर्मूला था माइनस GM/r, तो माइनस G स्मॉल m बाय r, r मतलब यहाँ से इसका दूरी, तो ये दूरी कितना हो जाएगा x कितना है r/3, V2 कितना है माइनस G 4m बाय ये वाला दूरी, ये दूरी कितना होगा, तो r में से r/3 घटा देंगे, देखो घटा के 2r/3, ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम GM ले लो कॉमन ले लो, और क्या माइनस GM/r ले लो कॉमन, क्या बचेगा देखो, बड़ा क्वेश्चन एक दो रहता है ऑब्जेक्टिव में, बड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 2 स्टेप में बन रहा है ये क्वेश्चन है ना, तो GM/r 3 ऊपर चला जाएगा, 3 लिख दो यहाँ, और प्लस माइनस यहाँ माइनस था ना, तो माइनस में बाहर ले लिए तो प्लस हो जाएगा, G कॉमन ले लिए, M कॉमन ले लिए, R कॉमन ले लिए, क्या बच गया देखो 4 3 12, 12 बटे 2 6 बच गया, कितना बच गया 6 3 9, तो 9 GM/r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 GM/r। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, पूछा कि दो मास रखा हुआ है, ठीक है, उसके बीच कहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, उस बिंदु पर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए, तो यहाँ पर जीरो होगा मान लो P पॉइंट पर, P पॉइंट का दूरी मान लो यहाँ से x है और यहाँ से कितना है r माइनस एक्स, टोटल r था, तो यहाँ पर जीरो कब होगा जब E1 और E2 दोनों बराबर हो जाएगा, तो बराबर करके हम निकाले x बराबर r/3। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दिए, V1 प्लस V2 अलग अलग, GM/r होता है, GM/r होता है, r अलग अलग हो जाएगा, मास भी अलग अलग हो, इसका मास m, इसका मास 4m, r हो गया r/3, इधर हो गया 2r/3, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, GM/r कॉमन ले लिए हैं, यहाँ 3 बच गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा चूँकि माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 4 3 12 बटे 2 6 हो गए, 6 इधर हम लोग ले लिए, 6 3 9, तो माइनस 9 GM/r हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 9 GM/r, तो मिटा भी दिए, ऑप्शन नहीं मिलेगा तो दिक्कत है।
मिल तो गया। ठीक है, -9 GM/R। ठीक है, डी नंबर था हम लोग का, कौन सा था, डी नंबर। अब 2 ही क्वेश्चन और है। देखो -9 GM/R, वही हम लोग का आया भी था ये। चलिए 2 क्वेश्चन और भी हैं। 2 balls each of रेडियस R, 2 बॉल है जिसका रेडियस R है और मास भी उसका जो है सेम है। रेडियस R है और मास भी उसका क्या है, सेम है। डेंसिटी इक्वल है, इक्वल मास एंड इक्वल डेंसिटी बोल दिया है, कांटेक्ट में है दोनों। तो फोर्स जो लगेगा ग्रेविटेशन का, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो है ना वैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ जो है कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। देखो G M²/R² लिख सकते हैं ऐसे, समझ लो क्या किए, सो MM, तो M इंटू एम हो गया, और दोनों कॉन्टैक्ट में है तो डिस्टेंस हो जाएगा 2R। कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 2R का स्क्वायर। कैसे डिस्टेंस 2R होगा, देखो दोनों कॉन्टैक्ट में है ना, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2R। ये बॉल और ये बॉल कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ से R और यहाँ से सेंटर से R, तो दोनों के सेंटर के बीच का दूरी कितना हो गया, 2R। तो GMM/2R कितना हो गया, GM²/4R² है ना, G/4। अब मास है ना, तो मास को हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम गुना डेंसिटी। ठीक है ना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 πr³ इंटू रो का होल स्क्वायर। समझा ना, मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी, तो वॉल्यूम 4/3 πr³ का होल स्क्वायर। तो R का पावर ऊपर 6 हो गया, 3 दूना 6, और नीचे R का पावर 2, तो R का पावर 4, R का पावर 6 बटे R का पावर 2, R का पावर 4, तो R का पावर 4 ऊपर में आया, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, इफ कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड R इज रेडियस, M क्या है, अर्थ का मास है, और R क्या है, रेडियस है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का रेशियो क्या होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G बाय स्मॉल g बाय कैपिटल G। स्मॉल g कितना होता है, GM/R², और कैपिटल G तो कैपिटल G है, ये कट गया, तो M/R² क्या हो जाएगा, ये वाला M/R²। सब इजी है ना। तो अब अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ते रहिए, है ना।